हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही पढ़ाई। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए आपका फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्कूल में इस समय ये चैप्टर रनिंग होगा। आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो सेकंड यूनिट टेस्ट है उसमें आपका ये जो चैप्टर है वो इंक्लूडेड होगा ही, ऐसा मुझे लगता है कि काफी सारे स्कूल्स के बच्चे जो हमारे पास आते हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारा जो अभी कोर्स है उसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाला है जो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट है उसमें। मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर यानी रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस ये थर्ड तीन चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अभी ये आपका फिफ्थ चैप्टर है जो कि currently running in the school. That's why I have chosen this chapter to be uploaded on my channel. So अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजी चैप्टर है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अगर वो समझ में आ गया तो आपके लिए चैप्टर बहुत बहुत इजी है। आपके जो बोर्ड के पेपर्स हैं आप खोल के देखना, जितने भी चैप्टर्स आपने अभी तक किए हैं उसमें आपको एक चीज दिखाई देगी कि डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं बोला जाएगा, आपको समझना होगा कि आपको क्या निकालना है। वो ऐसा क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज को टेस्ट कर सके। कहीं भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि बेटा ये निकाल लो, है ना, ऐसा नहीं होता है, वो छोटी क्लासेस में होता है। तो आपको क्या चीज पकड़ के चलनी है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करोगे तो 10th में तो फायदा होगा ही, आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत फायदा पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो अब बिना देर किए हम आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक लेडर दिख रहा है। लेडर में ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है, रंग्स है, मतलब सीढ़ी की क्या है, इसको पायदान बोलते हैं, या फिर ये जो सीढ़ी के डंडे हैं ये आपको दिख रहे हैं, धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक डंडे और दूसरे डंडे, फिर इसमें सेकंड और थर्ड, मतलब अगर आप बॉटम से लेते हो तो हर बार 2 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है। मतलब इसकी जो लेंथ है वो एक के बाद एक कम होती चली जा रही है ऊपर तक, और हर बार 2 सेंटीमीटर कम होती है। तो क्या है कि वो जो डिफरेंस है वो हर बार सेम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का सबका क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो आपका जो जब आपका चैप्टर शुरू होगा तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, A1, AN, N और D। तो ये चीजें आपको कैसे समझनी है, आपको पर्टिकुलरली रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर आप इस चीज को समझोगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप देखिए, अगर आपका नीचे वाला 45 सेंटीमीटर का है, उसके बाद का 43 सेंटीमीटर का होगा, उसके बाद 41 सेंटीमीटर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर बार 2 सेंटीमीटर कम होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका कॉमनली D इज इक्वल टू -2। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब हर जगह एक जैसा, डिफरेंस मतलब आपका प्लस में है या माइनस में है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर वो डिफरेंस कम होता चला जा रहा है तो आप उसमें लिखोगे माइनस। वो जो डिफरेंस है वो माइनस हो रहा है तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोग्रेशन हो रहा है, राइट, बैकवर्ड्स प्रोग्रेशन। तो इसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन कहीं किसी कंपनी में काम करता है और उसकी मान लो कि कहीं पे आप एक पर्सन को अपॉइंटमेंट मिला और उसको बोला गया कि आपकी सैलरी मंथली 40,000 रहेगी। तो आप पूछोगे कि व्हाट विल बी माय इंक्रीमेंट ईच ईयर, मेरा क्या इंक्रीमेंट रहेगा हर साल। तो आपका जो बॉस है, वो जो उस पर्सन का बॉस है वो ऐसा बोलता है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपके वर्क के हिसाब से आपको पर ईयर 2000 के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा। दैट मीन्स तो उसकी जो सैलरी है वो पहले साल में कितनी है, पहले साल में उसकी सैलरी होगी 40,000, राइट। फिर नेक्स्ट ईयर में उसकी कितनी होगी, 42,000, फिर कितनी होगी 44,000 एंड सो ऑन, राइट। तो जितने साल वो काम करेगा हर साल उसकी सैलरी में उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। और इसमें जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2000। गुड।
और किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है उसकी सैलरी में। समझ आई ये बात। तो इस टाइप की जो चीजें होती है, इस टाइप का जो सीक्वेंस बनता है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपके फॉर्मूलेज आगे आने वाले हैं, जो डिराइव किए हुए हैं ऑलरेडी, वो किस किस उसमें जो टर्म्स आती हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे आपने एग्जाम्पल से समझा, जैसे पहली जो टर्म है वो कहलाती है A1 यानी फर्स्ट वाली टर्म, दूसरी टर्म कहलाएगी A2, ठीक है, फिर तीसरी टर्म कहलाती है A3 एंड सो ऑन। अब इसमें भी दो तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी डेफिनेट फाइनाइट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों होती है, राइट। जो इनफाइनाइट टर्म्स होती है वो कहीं बढ़ती चली जाती हैं, उसका कोई एंड नहीं होता। जैसे आपको बोला गया कि एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ जिसमें जो पहली टर्म यानी A1 5 और उसका कॉमन डिफरेंस भी 5 है, तो आप उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे क्रिएट करोगे वो देखो। पहली टर्म यानी 5, कॉमन डिफरेंस यानी 5 + 5 इज इक्वल टू 10, तो A1 लिखोगे 5, सेकेंड टर्म लिखोगे 10। अब थर्ड टर्म फिर से 5 ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 15, फिर फोर्थ टर्म 20 एंड देन 25। आपको ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है जिसमें 5 टर्म है, फर्स्ट टर्म 5 है, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 5 है। तो आप 5 में 5 प्लस करोगे 10, 10 में 5 प्लस करोगे 15, 15 में 5 प्लस करोगे 20, 20 में 5 प्लस करोगे 25। हो गई 5 टर्म्स, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब ये वाली जो टर्म है, ये कौन सी टर्म है, A1, ठीक है, ये है आपकी A2, ये है A3, फिर ये है A4, फिर ये है A5, राइट। 5 टर्म्स कंप्लीट हो गई और उसका जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था, 5 था, राइट। समझ आई बात। तो इसको बोलेंगे फाइनाइट प्रोग्रेशन। एक होता है इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, जो आपको बोलते हैं, जैसे आप बोलोगे नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स नॉन एंडिंग है, इनफाइनाइट है, कितने भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, जो कभी भी एंड नहीं होगा, जिसकी जो पहली टर्म है वो होगी A1। समझ आई बात, क्लियर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया कि प्रोग्रेशन क्या होता है। जो जनरल टर्म है, अब हम समझते हैं कि जनरल टर्म क्या होगी इसकी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होगा आपका, ये होगा A, फिर A+D, फिर A+2D, फिर A+3D एंड सो ऑन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन में। जैसे आपकी जो फर्स्ट टर्म है, यहां देख सकते हो, इसमें फर्स्ट टर्म आई 40,000, 40,000 में 2000 प्लस हुआ तो कितना हो गया 42,000। फिर क्या हुआ 42,000 में 2D प्लस हुआ यानी 2 का डबल यानी 4,000 प्लस हुआ, तो ये टर्म आई। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी वो क्या होगी, 46,000 होगी ना, राइट। तो आपका 3D यानी 2000 का 3 टाइम्स 6,000 प्लस हुआ। तो जो जनरली आपको अगर कोई भी एपी फॉर्म करना है तो आप ये वाला फॉर्म एपी का यूज करोगे, इससे आप कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आसानी से बना सकते हो, या फिर आपने जो बनाया है उसको चेक कर सकते हो कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट है कि नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब आप इसमें देखो, जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, 5 में D यानी 5 प्लस हुआ तो हो गया 10, फिर 5 में 2D यानी 10 प्लस हुआ तो बना 15, 5 में 3D यानी 5 3 जा 15, 15 प्लस हुआ तो क्या बना 20 बना एंड सो ऑन। इस टाइप की एक जनरल फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक। अब आपको चेक करना हो कि जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो प्रोग्रेशन दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है।
तो आपको चेक करना होगा क्या कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन यानी सिमिलर है कि नहीं है सारे टर्म्स में। वो कैसे चेक करेंगे वो देखो। जैसे आप क्या ये वाला है, आप क्या करोगे इसमें, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आप बोलो किसी भी सीक्वेंस में अगर ये अप्लाई हो रही है कंडीशन, तो आप बोलोगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे ये क्या है, आपका डी है, ठीक है, डी यानी कॉमन डिफरेंस। अगर ये सेम है, कॉमन है, सिमिलर है, तो आप बोलोगे कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड। कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। हम आपके जो वीडियोस हैं और आपके जो लाइव सेशंस हैं वो कंटिन्यूएशन में लेंगे, लास्ट तक लेंगे, जब तक आपके फाइनल एग्जाम्स नहीं हो जाते। अगर हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां आपको डाउट हो, तो हम जो सब्सिक्वेंट वीडियो मतलब इसके बाद जो वीडियो डालेंगे उसमें वो सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब आते हैं हम एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। An arithmetic progression is a list of numbers in which the difference between any two consecutive terms is constant। जो मैंने अभी आपको समझाया, टू consecutive मतलब एक के बाद आने वाली जो दो टर्म्स होती हैं उनके बीच में हर बार जो डिफरेंस है वो कॉमन यानी सिमिलर होगा। The difference is same, then only the sequence is said to be arithmetic progression। Okay, definition clear है? कोई भी स्लाइड का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं वहां पर भी आपको सब चीजें अवेलेबल रहेगी। ओके, होमवर्क हम देते हैं हर बार जब हमारा जो वीडियो है वो एंड होता है, तब हम होमवर्क डाल देते हैं। होमवर्क के जो आंसर्स है वो कुछ दिनों के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। ठीक है, तो आप होमवर्क तुरंत कर लिया करो ताकि आपको पता लग जाए कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं तो कहां पर आप अटक रहे हो, जब आप होमवर्क करने बैठोगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। राइट, अब आपका एग्जाम्पल देके रखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि ये है 3, 6, 9, 12, 15। देखने से ही आप बता सकते हो कि 3 की टेबल है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, 3। A1 क्या होगी, 3। राइट, 3 में 3 प्लस करके ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया है। राइट, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। राइट, अब हम क्या देख लेते हैं, की टर्म्स देख लेते हैं। की टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म होती है, बिना फर्स्ट टर्म के आप प्रोग्रेशन नहीं बना सकते हो। जैसे A1, इसको बोलते हैं A1 स्टार्टिंग नंबर ऑफ द AP। फिर कॉमन डिफरेंस होता है D, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के डिफरेंस को डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। nth टर्म मतलब कोई भी नंबर की टर्म। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी नंबर की जो टर्म है उसको nth टर्म बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं an से। वो nth टर्म 5वीं भी हो सकती है, 3rd भी हो सकती है, 10th भी हो सकती है, और 15th या लास्ट टर्म भी हो सकती है। अब वो nth टर्म कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको पर्टिकुलरली फॉर्मूलेज देके रखे हैं आपके टेक्स्ट बुक में। राइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, A1 यानी कि 2 है, फिर D है आपका 5। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म पहले 2 लिखोगे और उसमें 5 प्लस करते जाओगे। 5 अगर प्लस में दिया हुआ है मतलब आपको 5 को ऐड करते चलना है, तब आपका ये पर्टिकुलर सीक्वेंस तैयार होगा। राइट, इसके बाद हम आते हैं, जब जैसे मैंने बताया कि nth टर्म यानी कोई भी नंबर की टर्म अगर आपको निकालनी हो तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करेंगे, जिसमें ये है A1, यूज टू फाइंड एनी टर्म इन द AP। राइट, जो आपका पहले आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज देके रखी है 5.1, उसमें आपका यही वाला फॉर्मूला लगेगा
लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूले को रट नहीं लेना है, उसको पूरी तरीके से समझना है, क्योंकि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स आएंगे, सीबीक्यू आएंगे। तो अगर आपको पता होगा कि आपको इस फॉर्मूले को किस तरीके से फिट करना है, इसमें जो मेन चीज होती है, तो आपको ये समझनी है कि आपको जो दिया हुआ है वो है क्या और आपको निकालना क्या, राइट? दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये है आपका, जैसे एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, A4 है, D3 है और आपको A10 निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस बनाओगे। A1 यानी 4 है, D3 है यानी 4 के बाद में 7, 7 के बाद में 10, 10 के बाद में 13 और उसके बाद 16 एंड सो ऑन। आपको निकालनी है nth टर्म कौन सी है। तो an यानी n की जगह पे आप 10 लिखोगे, क्योंकि आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। फिर आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, 4 यानी a1 क्या है, 4 है, तो 4 लिखोगे, फिर प्लस करोगे, फिर आपका n यानी कि ये आ गया आपका 10, क्योंकि आपको 10th टर्म निकालनी है। फिर -1 d यानी डिफरेंस, जो कि है आपका 3। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे देखे रखी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो 10th टर्म है वो कौन सी होगी, राइट? इसमें दिया हुआ है 31। अब आप ऐसे करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सही है कि नहीं है। 19 है, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट? 10th टर्म। ये तो छोटा सा एपी था, तो हमने क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया कि सही है कि नहीं। कई बार आपसे 100th टर्म पूछते हैं, तो आप क्या करोगे, n की जगह पे 100 और an की जगह पे n की जगह नीचे 100 रख के इसको निकालोगे। कैसे, चलो वो भी बताती हूँ। फॉर्मूला लिखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। आपको इसमें निकालना है 100 टर्म, तो n की जगह पे क्या लिखोगे, 100, a1 की जगह पे फर्स्ट टर्म थी आपकी 4, यहाँ पे निकालना है आपको 100, फिर रहेगा -1, डिफरेंस है 3, तो a100 आपका क्या निकलेगा, 4 प्लस 99 और 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 301। ठीक है, तो जो आपकी 100 टर्म है वो क्या निकली, 301 निकली, राइट? इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप nth टर्म निकाल सकते हो। डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो होता है ये देखो, इसमें k क्या है, k कांस्टेंट है। आप कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू यानी सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, कोई भी टर्म k की जगह पे रख सकते हो। उसके बाद वाली टर्म और उस टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे आपने देखा अभी कि a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, और यहाँ पे क्या था, A4 माइनस A3। ये क्या होते हैं, सब कॉमन डिफरेंस होते हैं, जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसमें अगर आप 3 रख रहे हो, तो अगर यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 4, यानी A4 माइनस A3। तो K की जगह पे आप जो भी वैल्यू रखोगे उसमें +1 करके, जो एक वैल्यू है वो यहाँ आएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ आएगी। मतलब क्या हुआ, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक, ये जनरल फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस निकालने का दिया हुआ है। एपी की किसी भी टर्म से उसकी पहले वाली टर्म को अगर आप माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है। क्या, किस चीज का फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये पहचानना है कि वो पर्टिकुलर जो दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं है। चलो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी बुक का है, एनसीईआरटी का, 1 1 1 2 2 2 देन 3 3 3। आइए चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वही वाला, ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगा के देखेंगे कि क्या डिफरेंस कॉमन है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। इसमें हम निकालेंगे A2 माइनस A1
and A3 minus A2 देन A4 माइनस A3 निकाल के देखते हैं। A2 माइनस A1 यानी A2 ये है, A1 ये है, A2 यानी 1 और A1 भी 1, तो क्या आया 0। अब हम इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को, मतलब A3 माइनस A2, A3 यानी 1 फिर 1 फिर आया 0। अब क्या देखेंगे, फोर्थ टर्म यानी A4 2 फिर A3 यानी 1, तो क्या आया 1। तो आपको क्या दिख रहा है कि A4 minus A3 is not equal to A3 minus A2 and is equal to A2 minus A1। तो हमें दिख रहा है कि डिफरेंस कॉमन नहीं है, यानी डिफरेंस सिमिलर नहीं है। तो हर बार D अगर कॉमन नहीं है, सिमिलर नहीं है, देन we can say that this sequence is not in progression or arithmetic progression. This does not form an AP, right? तो आपका आंसर आएगा दिस इज नॉट एन एपी। ये एक पीवाईक्यू है 2023 का। ये क्वेश्चन भी एपी की जो जनरल टर्म्स हमने देखी है कि हम कॉमन डिफरेंस को किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है हर ट्यू कंसेक्यूटिव टर्म्स में, उसी चीज को यूज करके हमें ये क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करना है। देखो मैं आपको ये चीजें इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप के मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, कौन से कॉन्सेप्ट पे। एक हमने कॉन्सेप्ट खत्म किया, उसको समझा, उसको कैसे यूज करके हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हम इसको देखेंगे। ऐसा करते करते आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप डरोगे नहीं कि ये क्या आ गया, है ना। जनरली हमने पढ़ लिया कि किस टाइप की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A1 क्या होता है, AN कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को वही चीजें यूज करके कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने देखा इसमें क्या दे रखा है, इफ k plus 2 4k minus 6 and 3k minus 2 are 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is, मतलब एक के बाद एक आने वाली ये टर्म्स है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या चीज मालूम है कि A3 तीन टर्म्स है ना, तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये चीजें पता है हमको, है ना, ये बात मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और k की वैल्यू को निकालेंगे। अगर ये AP में है तो मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स है, उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी कॉमन डिफरेंस है। तो अब हम A3 की वैल्यू, ये है आपकी A3 की वैल्यू, ये है आपकी A2 की वैल्यू और ये है आपकी A1 की, चलो पुट करते हैं। ये हो जाएगा 3k माइनस 2 फिर माइनस A2 यानी 4k माइनस 6 इज इक्वल टू A2 4k माइनस 6 A1 यानी k प्लस 2। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6। अब ये क्या हुआ, 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन चीजें क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, राइट। तो इस तरफ माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 एंड 4k माइनस k क्या होगा 3k और ये क्या होगा 8 होगा, राइट। अब हम इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस k इन दोनों को, और 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या होगा प्लस 4 होगा। हमने क्या किया कि हमने जितनी भी टर्म्स हमको दे रखी थी हमने ब्रैकेट में लिख ली, उसके बाद माइनस के हिसाब से इसको खोला तो ये जो आपका साइन था वो माइनस से प्लस में हो गया। इधर भी ऐसे किया, माइनस के हिसाब से खोलेंगे तो प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर 3k और 4k में माइनस है तो माइनस का साइन आएगा और माइनस प्लस माइनस यानी k आएगा। फिर 6 माइनस 2 4 आ गया, इधर क्या आया 4k माइनस k यानी प्लस में 3k और ये आ गया आपका 6 और 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो k को इधर लेके आएंगे, माइनस k माइनस 3k, फिर माइनस 8 था 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 12 और ये हो जाएगा माइनस 4k, ठीक है। अब कर लोगे, हो गया, माइनस माइनस कट गया, k की वैल्यू
12/4, 4 3 जा 12, के की वैल्यू क्या आई 3 आई। राइट आंसर कौन सा हुआ 3। ठीक है, इस टाइप से हम लोग एमसीक्यू को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है ना। अगर हम खूब सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आएगा तो सब कुछ वही जो आपकी बुक में दिया है, सिर्फ उसको घुमा फिरा के देंगे ये देखने के लिए कि जो आपकी बुक में दिया है वो आपने रटा तो नहीं है। समझा है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, जो आपको दिया हुआ है, जो फॉर्मूलेस दिए हैं उसके पीछे आपको फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए हैं, उसमें जो चीज दे रखी है वो एक्चुअली में क्या है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर। ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट एक्सरसाइज 5.1, जहां पे आपको क्या दे के रखा है, कुछ टर्म्स दे के रखी हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एपी में है, अगर ये है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो। ठीक है, कैसे करोगे आप, वही सेम चीज लगाओगे। देखो इसमें थोड़ा सा क्या है, आपकी जो टर्म्स है वो A1 A2 A3 A4 कैसे देके रखी है, आपको लगेगा कि ये अंडर रूट दे रखा है, ये तो मैम बहुत प्रॉब्लम करेगा, इसको हम कैसे करेंगे, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चूज किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेम तरीके से सॉल्व करने हैं। और आपको इसको माइनस कैसे करना है, बहुत इजी है, सिंपल चीज है। आप इसमें भी क्या करोगे, A2 माइनस A1 और क्या फाइंड आउट करोगे, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। चलो कैसे करेंगे, A2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 फिर माइनस 3। ठीक है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करी, अब क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2। अब देख लो कि जब भी हमारी दो टर्म्स देके रखी होगी तो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर करके उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि माइनस के हिसाब से उसकी जो अंदर की साइन है वो चेंज हो जाएगी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे। अभी A4 क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट वाला है A2 माइनस A1, इसकी क्या वैल्यू आएगी A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 कट हो गया अंडर रूट 2। सेकेंड वैल्यू है A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 3 माइनस 3 कट गया प्लस 2। अब देखो ये अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, ये देखो ये जो अंडर रूट 2 है ना इसको आप x मान लो, मतलब आप जैसे x की चीजों को सॉल्व करते हो वैसे करो, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1x, राइट। तो क्या आएगा इसका 1x आएगा, x की जगह क्या है अंडर रूट 2 है, तो इसमें क्या लिखोगे 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इज अंडर रूट 2 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं A4 माइनस A3, इसको क्या करेंगे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, प्लस 3 माइनस 3 कट हो जाएगा, अब बचेगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1 यानी अगेन अंडर रूट 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों चीजें इक्वल हैं, कौन कौन सी A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है इक्वल, तो क्या हो गया ये AP हो गया है ना, AP समझ आया, ये किसमें है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इट इज एन AP। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। कॉमन डिफरेंस क्या है अंडर रूट 2 है ना, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, अंडर रूट 2 कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें हम अंडर रूट 2 प्लस करेंगे तो क्या 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 3 को ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट 2 को अगर हम x सपोज करते हैं तो 3 अंडर रूट 2 यानी 3x प्लस 1x क्या होगा 4x। तो आज की नेक्स्ट टर्म क्या होगी 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2।
ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला आपका काम होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना, अच्छे से समझ में आ जाए। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स को बिना देखे धीरे धीरे सॉल्व करो, वो कंप्लीट हो जाए, फिर आप टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस लगा दो। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर आप पीवाईक्यूज ढूंढो और उनको सॉल्व करो, फिर आप आगे के कॉन्सेप्ट पे जाओ। ये तरीका होता है आपका पढ़ाई करने का, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की जो नॉलेज है वो भी अच्छी मजबूत हो जाएगी और आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो जनरल चीज निकाली थी ए के प्लस 1 माइनस ए के यानी डी, ये चीज क्या है, सेम है एवरी टाइम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है। एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपका आया है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब आप समझोगे कि इसमें क्या क्या आपको देके रखा है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन क्या है, फिफ्थ टर्म है, राइट, ए 5, राइट, और आपको क्या पता करनी है, फर्स्ट टर्म जो आपको पता नहीं है, राइट। एन की वैल्यू क्या लिखोगे, 5, राइट, 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। कितना इजी है देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्व कैसे करना है, हमको a5 क्या देके रखा है, 22 इज इक्वल टू a1 हमें पता नहीं है, n की वैल्यू 5 है, यानी हमको 5 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू मतलब टोटल 5 टर्म तक हमें एपी को कंसिडर करना है। तो जो n की वैल्यू होगी वो 5 होगी, वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो a1 कैसे निकलेगा, a1 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस 4 3 जा 12 और ये है आपका 22। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, 22 के पास में इधर 12 लेके जाओगे, ये हो जाएगा आपका a1, यानी कि आपका जो a1 है वो क्या है, 10 है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो क्योंकि छोटा सा एपी है। a1 अगर 10 है और आपका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आप क्या करोगे, 10 में 3 3 प्लस करके फिफ्थ टर्म तक जाओगे। a1 यानी कि 10 है, छोटा सा एपी है 5 टर्म का, फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, 10 में 3 प्लस करोगे 13, फिर उसमें 3 प्लस करोगे 16, 3 टर्म्स हो गई, फिर उसमें 3 प्लस करोगे 19, फोर्थ टर्म हो गई, फिर उसमें 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा 22, फिफ्थ टर्म क्या है 22, 5 टर्म्स हो गई कंप्लीट, एपी बन गया, आंसर करेक्ट है, क्रॉस चेक कर लिया हमने। अब देखो जो आपकी पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको एपी बनाना, एपी फाइंड आउट करना, आपको वर्ड्स देके रखे हैं, मतलब आपको स्टेटमेंट्स देके रखे हैं, उसके बेसिस पे एपी फॉर्म करना और ये बताना कि ये जो आपको कुछ नंबर्स देके रखे होंगे, आपको बताना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, अगर है तो और 2-3 टर्म्स इसकी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो उसके सारे तरीके और वो किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको समझा दिया। सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें आपका एक ही फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी, उसमें कौन सी चीज क्या है वो मैंने आपको समझा दी है। जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, घुमा फिरा के आपको देंगे। इसमें जो मेन चीज है वो सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जो आपको दिया हुआ है वो क्या है और जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, वेदर इट इज ए एन, ए वन, n or d, and you have to find out which term is missing and you need to find out the missing term, right? इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। आपको तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, वो सारे सॉल्व करने हैं। आपका जो पढ़ने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि आप थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम्पल सॉल्व करो। ठीक है, एग्जाम्पल बिना देखे एक एक सॉल्व करो, नहीं समझ में आता है तो वो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखो, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, राइट। फिर आप दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो, फिर तीसरे एग्जाम्पल उसकी एक्सरसाइज। इस तरीके से सबसे पहले आपको पूरी एनसीईआरटी फिनिश करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, समरी देखनी है, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें होते हैं।
जब भी आप कोई चीज रीड करते हो तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है। आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको वो बहुत काम लगने वाले हैं एग्जाम के टाइम में, और जितना आप लिखते जाओगे आपके माइंड में वो बैठता भी जाएगा, राइट। एक बार आपका एनसीईआरटी का एक चैप्टर फिनिश हो जाए तो आप उसके पीवाईक्यूज ढूंढो, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ढूंढो, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगा लो, राइट। आपकी वो एक्सरसाइज, वो चैप्टर आपका पूरा रेडी हो जाएगा, राइट। तो देखो अब मैंने क्या दिखाया है आपको, सिंपल से जो क्वेश्चंस हैं पहले वो सॉल्व करा लिए हैं, और अब मैं आपको डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आगे लेती चली जा रही हूँ। अगर आप मेरे बताए पैटर्न से पढ़ाई करोगे तो बिलीव मी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 90 से 100% के बीच में मार्क्स ना आए, है ना। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 100% मार्क्स लाने हैं। मैथ्स और साइंस दो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, समझ के चलना। अगर आप उनको अच्छी तरीके से ले जाओगे, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लोगे, तो आपकी जो परसेंटेज है वो टॉप की मिलेगी आपको, है ना। 10th का रिजल्ट जो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसमें इसी तरीके से मेहनत करनी है, एक तरीके से उसको लेके चलना है, ताकि आप 10th में फ्लाइंग कलर से पास हो जाए, राइट। चलो अब इसमें देखते हैं कि आपको ये पता करना है कि क्या ये एपी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये जो आपको दिया हुआ है, आप इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, कॉमन डिफरेंस, राइट। अगर वो डिफरेंस कॉमन है तो ये एपी है, अदरवाइज दिस इज नॉट एन एपी। उसी तरीके से आपको ये चेक करना है। ये दोनों क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, आपको खुद से करने हैं और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या आप इनको कर पाए, और हाँ तो इसके क्या आंसर्स आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सम की तरफ, राइट। जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी सम पे बेस्ड है, मतलब आपको जितने भी टर्म्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैथ्स में क्या किया है इन्होंने, जो फॉर्मूलेज वगैरह डिराइव किए हैं उससे आपके जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो गई है। अगर आपको बोल दिया जाए कि पहले 10 जो टर्म्स होती हैं नेचुरल नंबर की, उसका सम फाइंड आउट करना है, तो आप क्विकली फाइंड आउट कर पाओगे। आपको 1 2 3 4 ये सब गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके का कोई भी एपी आपको दे दिया जाएगा और आपको उसके सम निकालने पड़ेंगे, राइट। उन सबका सम कैसे निकालते हैं वो आपको इस ट्रिक से पता लगेगा, राइट। जो कॉमन फॉर्मूलेज है वो ये है कि एसएन, एसएन मतलब सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी भी टर्म्स आपकी एपी में है उसका सम कैसे निकालना है, उसका जो फॉर्मूला है वो है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 सॉरी n-1d, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी n नंबर ऑफ टर्म्स जो कि एपी में दियो उसका सम निकाल सकते हो, राइट। इसके दो फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये है और सेकंड फॉर्मूला ऑल्टरनेट फॉर्मूला। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, कोई फाइनाइट एपी है जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म l, इसको an बोलो चाहे l बोलो, वो ऐसे रख के और इस फॉर्मूले में पुट करके इसका सम निकाल सकते हो व्हेन लास्ट टर्म an इज नोन, ठीक है। तो ये मेन दो फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये फॉर्मूले आप लेके चलोगे, आपको पता है n नंबर ऑफ टर्म्स है, an लास्ट टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म है और sn क्या है आपका सम ऑफ द टर्म्स है और d इज द कॉमन डिफरेंस, जैसा कि आपको पता ही है। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है। एपी का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सिंपल सा एक एपी दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो ये चीज आपकी इधर आ गई, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है आपकी 15 देके रखी है, फर्स्ट टर्म यानी a1 5 है, d की वैल्यू है 3। आप देख रहे हो कि +3 है, 3 प्लस होता चला जा रहा है, तो ये आपका जो एपी बनेगा 5 8 11। हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, राइट। हमें पता है कि हमारा जो एपी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, राइट। फर्स्ट टर्म आपकी 5 है और d यानी कॉमन डिफरेंस 3 है। तो आप कैसे पुट करोगे, n की वैल्यू क्या 15 अपॉन 2,
2a1, a1 यानी 5, फिर प्लस n की वैल्यू 15, 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, देखो क्या आता है। क्या क्या था इसमें हमारा, n/2, देन 15/2, 2 इंटू 5 10। देखो यहाँ पे क्या है, 15/2, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 3, ठीक है, 10 प्लस 14 इंटू 3। ये क्या हुआ आपका 52। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 52 को 7.5 से, 5 जा 35, 36, 37, तो 2 5 जा 10, 7 2 जा 14, 15, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 30, ये 7 हुआ, ये 10 हुआ, 7 8 9 और ये 3, 3900, 3900, यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 390। तो हमारा सम निकल आया फर्स्ट 15 टर्म्स का। समझ आई ये बात, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे को और हम कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। ठीक है, पहले की 3 टर्म्स जो एपी की है उसका जो सम है आपको दिया हुआ है 21, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 6, फाइंड 3 टर्म्स। अब मैंने आपको बताया है कि आपकी जो टर्म्स होती हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट टर्म ए होगी तो दूसरी टर्म ए प्लस डी होगी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d होगी, जो चौथी टर्म है वो होगी ए प्लस 3d एंड सो ऑन, राइट। आपको याद है जैसे ए था, फिर ए प्लस डी था, फिर ए प्लस 2d था एंड सो ऑन, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लॉन्ग होगा। आपको ये बात तो मालूम है कि एक लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास जिसमें हमको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें शॉर्ट तरीके से कोई भी चीज सॉल्व करेंगे तो हमारा वो टाइम बच जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले की 3 टर्म्स हमको लेनी है, तो अगर ये फर्स्ट और सेकंड टर्म है तो ए से पहले जो टर्म आएगी वो ए माइनस डी होगी, राइट। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? देखो मान लो कि एक आपका एपी बना हुआ है जिसमें 2 है, फिर आपका 5 है, फिर 8 है, 9 10 11 है एंड सो ऑन। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, 3 प्लस करते जा रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इसको पीछे बैकवर्ड लेके जाते हैं तो जो इसके पहले वाली टर्म आएगी उसमें 3 माइनस होगा होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए हम प्लस कर रहे हैं, अगर हमें पीछे जाना है तो हम माइनस करेंगे करेंगे ना। तो अगर हम 2 से पहले जा रहे हैं तो वही जो हमारा कॉमन डिफरेंस है 3, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा -1, तो हमारा ये -1 हुआ, समझे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो ये 3 टर्म्स लेनी है उसको हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इससे हमें फायदा क्या होगा कि एक बार माइनस डी आ रहा है, एक बार प्लस डी आ रहा है, हमको दिया हुआ है सम ऑफ 3 टर्म्स, तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो डी इसमें से कट जाएगा, डी कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा और हमें एक बार में ही a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उसमें हमको क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द। इसमें अगर हम ये लेके चलेंगे तो हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और हमारा जो सॉल्यूशन है वो लेंथी हो जाएगा, आंसर उसमें से भी सेम आएगा लेकिन बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसको छोटा करना है हमें, ठीक है। तो हमारी जो 3 टर्म्स है, लेट द 3 टर्म्स ऑफ द एपी विल बी, लेट
द 3 टर्म्स ऑफ द एपी, ये लिखना पड़ेगा आपको, आर। कौन कौन सी है? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, तो ए माइनस डी मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 21। तो हम क्या करेंगे? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। तो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, बचेगा क्या? 3a इज इक्वल टू 21। a की वैल्यू 21 अपॉन 3, 3 7 जा 21। अभी हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं लगी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो हमें जो टर्म पता लगी है वो ये वाली है, यानी मिडिल टर्म पता लगी है। अभी हमें ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म पता लगनी बाकी है, जो कि तभी पता लगेगी जब हमें डी की वैल्यू पता होगी। तो हम क्या करेंगे? हम सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्सीड्स द सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म से ज्यादा है, कितना? 6 ज्यादा है। तो आपको 3 टर्म्स बतानी है। तो हम दूसरी इक्वेशन जो बनाएंगे वो क्या बनेगी? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म थी। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यानी ए माइनस डी और ए प्लस डी एक्सीड्स द थर्ड सेकेंड टर्म बाय 6। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। चलो फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था वहां पे। ये लिखा हुआ था कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6, फाइंड द 3 टर्म्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो ये है, एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 6, सेकंड टर्म से 6 ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं a माइनस डी ए प्लस डी, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 6। राइट, अब हमारा a क्या निकला था? 7 निकला था, यहां आ जाएगा 6। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। राइट, अब फिर यहाँ पे a देख लो, a की वैल्यू थी 7, 7 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस डी स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 49। इतना समझ आ रहा है? मैंने सिर्फ एक इक्वेशन बनाई है, जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको देख के, पहली वाला जो स्टेटमेंट था उसके हिसाब से जो इक्वेशन बनी थी उससे हमारी a की वैल्यू निकल आई, और a क्या था? हमारा मिडिल टर्म था। अभी हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म की वैल्यू नहीं पता है, हमें सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उसको जब हम मल्टीप्लाई यानी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? सेकंड टर्म से 6 ज्यादा होगी। उसी तरीके से हमने वो चीजें पढ़ के ये वाली सेकंड इक्वेशन बना ली। फिर हम a की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब तक हमें d की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम फर्स्ट और थर्ड टर्म नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारा क्या है? माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 1 3, तो ये आएगा 36। राइट, अब यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि बड़े में माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो d इज इक्वल टू 36। स्क्वायर हटाने के लिए d इज इक्वल टू अंडर रूट 36, देयरफॉर d इज इक्वल टू 6। निकल आई वैल्यू। अब क्या करेंगे? फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों टर्म्स बताओ कि कितनी है। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट टर्म आपकी थी a माइनस डी, सेकेंड टर्म थी a, थर्ड टर्म थी a प्लस डी। तो a माइनस डी यानी 7 माइनस 6, देन 7, फिर 7 प्लस 6। फर्स्ट टर्म क्या हुई? 1, सेकेंड हुई 7 और थर्ड हुई 13 एंड सो ऑन। ठीक है, सो द थर्ड टर्म विल बी, the 3 terms will be 1, 7 and 13. This is the required answer. Understood? था ना क्वेश्चन इजी? थोड़ा सा मैंने ट्रिकी कर दिया उसको और आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अब एक और इजी क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहले हम इजी सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दे रही हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट की गुंजाइश न रह जाए। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, सारे कमेंट्स हम रीड भी करते हैं, आपको आंसर भी करेंगे। जहां पे हमको लगेगा कि वीडियो में बताने की जरूरत है तो हम वो भी सॉल्व करके आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा काफी सारे लिंक्स आपको इसमें मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, होमवर्क भी मिलेगा और आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सारी चीजें कंप्लीट पैकेज आपको फ्री में मिलेगा, आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, पूरा 10th अच्छे से पास करके निकल सकते हो। ठीक है, चलो find the sum of first 40 positive integers divisible by 6, right? चलो, तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 मतलब पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, ऐसे बना दो इसको, 2a प्लस यहाँ पे a1 होता है, n-1 होता है, d होता है और ये होता है, राइट? अब हमें क्या क्या चीज देके रखी है, n की वैल्यू क्या है, 40 है, ठीक है। नंबर ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 की टेबल के सारे, है ना, और 6 10 60 नहीं, 6 40 जा, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें जो फर्स्ट टर्म है वो 6 हो गई, कि टेबल जो 6 की है वो तो शुरू तो 6 से ही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 6 होगी। कितनी टर्म्स हमें निकालनी है, 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 40 होंगी, तो n की वैल्यू क्या हुई, 40 हुई। कॉमन डिफरेंस मतलब 6 की टेबल है तो +6 होता जाएगा, तो d की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू 40/2, फिर 2, a1 की वैल्यू 6 प्लस n-1 यानी 40-1, d की वैल्यू 6। सॉल्व करो, 20, 6 2 12 प्लस ये है आपका 39 और ये है आपका 6, राइट। तो ये हो गया 20, ये हो गया 12 प्लस 39 इंटू 6 क्या होता है, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 23 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बंद करके 20, इसी में आपको क्या प्लस कर देना है, 12, 4 + 2 6, 4 और 2 246, तो ये हो गया 246। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब सम निकल रहा है तो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, सम तो बड़े ही होते हैं, है ना। तो ये 246 है, उसमें 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 9, 2 2 जा 4, तो 4920। आपका सम क्या निकला, 4920। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा ये। देखो समझ में आया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी, जिसमें a की वैल्यू 7 देके रखी है और d की वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। a 7 और d 2, मतलब कॉमन डिफरेंस। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। तो सम कैसे निकालोगे, n/2, जितने सम्स लगाते जाओगे तो क्या होगा, आपको ये जो फॉर्मूला है आपके माइंड में बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाएगा, जिंदगी भर भूलोगे ही नहीं। n की वैल्यू 20, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके आपको सम निकाल लेना है, सब चीजें देके रखी है। 2a1 क्या है, 7 7 2 जा 14 प्लस n की वैल्यू क्या है, 20। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भले ही सिंपल देके रखा हो पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। d की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, करो फटाफट, उसके बाद आंसर देखना, वीडियो को पॉज कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। 10 14 प्लस 19 2 जा 38 इज इक्वल टू 10 इंटू 52। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 520। सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व हो गया। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, चलो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं। सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव
7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of the prizes. लेस लिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लेस दिया है तो हमारा डी क्या होगा, ये क्या है ₹20, मतलब आपका 700 क्या हुआ, सम हुआ, टोटल रुपीज जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किसको, 7 कैश प्राइजेस देने में। ठीक है, अब आपको समझना है एन क्या है, एस एन क्या है, डी क्या है, ए क्या है, और वैल्यूज को पुट करना है, राइट। देखो जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में आप अपनी नॉलेज को कैसे यूज करोगे, वो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे कि आपके सीबीएसई में सीबीक्यूज आते हैं ना, तो हम ये सारी चीजें अलग से लेके चलेंगे, पीवाईक्यू, सीबीक्यूज, इसका एक अलग सेशन होगा जो कि आपका लाइव सेशन रहेगा। मैंने लास्ट ईयर एग्जाम के टाइम पे लाइव सेशन लिए थे, लेकिन अब एक दो चैप्टर और कंप्लीट करने के बाद हम लाइव सेशन शुरू करेंगे, उसमें पीवाईक्यूज भी डालेंगे और सीबीक्यूज भी डालेंगे। तो आप क्या करना, ये सारे जितने भी हमारे वीडियोस हैं अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी की बुक लगा लेना। उसके बाद आपका क्विक प्रैक्टिस राउंड, क्विक क्विजेस शुरू होंगी और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बिल्कुल परफेक्टली रेडी रहना है। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करवाएंगे, फिर आपकी क्विज करवाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आपके लिए अट्रैक्टिव प्राइजेस भी रहेंगे। ठीक है, तो आपको जो लाइव सेशन शेड्यूल होते हैं उसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत चाहिए तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। अगर वीडियो आ गया हो समझ में तो लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तो हमें क्विज करने में और कंपटीशन करने में मजा भी आए। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 7 कैश प्राइजेस हैं। अब देखो जो जो आपको डिजिट्स देके रखी हैं, आपको समझते चलना है कि वो चीजें आपको क्या देके रखी है, आप फॉर्मूले में उसको कहाँ पे रखोगे और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको निकालनी है। ठीक है, 700 क्या है, is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 7 कैश प्राइजेस में। उसमें जो आपका क्या होगा, एक प्राइस जो आपका आप अभी जो प्राइस दे रहे हो वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज लेस रहेगा, राइट। तो देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो टोटल वैल्यूज कितनी है, 7। तो 7 क्या हुआ, एन हुआ, राइट। तो हम पहले वैल्यूज लिखते जाते हैं। सम है तो मतलब एस एन की वैल्यू 700, कैश प्राइजेस 7 है तो एन की वैल्यू 7, राइट। देन इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस, तो डी की वैल्यू 20 हुई, है ना, यही डिफरेंस है, 20 नहीं -20, क्योंकि क्या हो रहा है, 20 रुपए कम होते चले जा रहे हैं, राइट। तो एस एन हमें पता लग गया, और फॉर्मूले में क्या होता है, एस एन के बाद एन होता है, एन हमें पता है। फिर आया हमारा A1, राइट। तो 700 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, A1 की वैल्यू आपको पता नहीं है। फिर अब क्या आया आपका n/2, 2A1 प्लस n-1D, बाकी सारी चीजें पता है, तो क्या निकालना है, A1 निकालना है। तो आप क्या, आपसे क्या पूछ रहे हैं वो, मतलब पूरा AP पूछ रहे हैं, ईच प्राइस की वैल्यू मतलब पूरा AP, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, SN वाला जो फॉर्मूला है वो ले लेंगे, SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में लिखते हैं 2A1 प्लस n-1D और ब्रैकेट क्लोज। SN की वैल्यू क्या है, 700 है, N की वैल्यू 7 है, तो 7/2, 7 कैश प्राइजेस निकालने। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 2A1, A1 हमें पता नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, N की वैल्यू 7 है, 7-1, D की वैल्यू -20 है। करो सॉल्व, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेके चले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1400, 700 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1400, 7 बाहर रह जाएगा यहाँ पे, 2A1, 7-1, 6, 6×2 12, -120। देख लो एक बार, समझ आया, 7-1 किया तो 6 आया, 6×2 ठीक है, यहाँ पे प्लस में 6 आया था, प्लस में 6 आया था यहाँ पे, देखो है ना, और 6 और 20 को किया तो 6×2 यानी -120 आया, ये 2A1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आपकी इक्वेशन ये बन के आई है, 1400 है, 1400 के नीचे 7 चला जाएगा, ये वाला आपका, यहाँ क्या बचेगा,
2a1 माइनस 120 बचेगा, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 200। हो गया, इतना समझ में आया? चलो अब इसको दूसरे पेज पे नोट करते हैं। 200 इज इक्वल टू 2a1 माइनस 120। यही था। 7 2 जा 14, 200 इज इक्वल टू 2a1 माइनस 120, 2a1 माइनस 120। तो ये क्या होगा, 200 प्लस 120, 120 को इधर लेके आ गए तो माइनस से प्लस हो गया, इज इक्वल टू 2a1। इन दोनों को प्लस किया तो आएगा 320 इज इक्वल टू 2a1। इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 इज इक्वल टू a1। a1 की वैल्यू क्या निकली, 160। मतलब जो आपका प्राइस है वो पहला प्राइस मिलेगा 160 रुपए का, जो पहले इंसान को मिलेगा। अब एपी बनाते हैं। चलो 160 पहला। अब इसमें से 20 रुपीज लेस यानी 140, इससे 20 रुपीज लेस 120, फिर इससे जो कम है वो कितना होगा 100 रुपीज, फिर 80 रुपीज, फिर 60 रुपीज। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और 40 रुपीज। लास्ट प्राइस मिलेगा 40 रुपीज। क्रॉस चेक करना है कि आंसर ठीक है कि नहीं। देखो इन सबको प्लस कर लो। ये आपके 7 कैश प्राइजेस है जिनका सम 700 रुपीज है ना, और बीच बीच का डिफरेंस 20 रुपीज है। आप सबको प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए, 700। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लो कि 700 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है, और बीच का डिफरेंस क्या है आपका, डी यानी -20 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्या निकालना है इसमें, क्या क्या दिया है, चलो देखते हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म यानी an समझ लो या l समझ लो, इसको a1 समझ लो। ये क्या है, 17 और 350 है, राइट। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 है, मतलब d की वैल्यू 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, क्या निकालना है सबसे पहले कि कितनी आपकी टर्म्स हैं। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, n होता है, राइट। तो हम इसमें दोनों फॉर्मूलेज लगाएंगे क्योंकि हमें सम भी पता करना है और n की वैल्यू भी पता करनी है। तो हम पहले दोनों फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था ये था। दूसरा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा इसमें Sn में एक हमने पढ़ा n/2 2a1 प्लस n-1 d, ये था। इसी का दूसरा फॉर्मूला था n/2 a1 प्लस an यानी लास्ट टर्म, इसको l भी बोल सकते हैं, पढ़ा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी आर 17 एंड 350। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसको यूज करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम n की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे, देखो an की वैल्यू है, मतलब हमारा फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म है, राइट। तो an की वैल्यू आप 350 ले लो, a1 की वैल्यू 17 ले लो, प्लस n-1 हमें पता नहीं है, d की वैल्यू है 9। देख लो इसको, an में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, an की वैल्यू 350, an की वैल्यू 350, a1 की वैल्यू 17 दे के रखी है, प्लस n की वैल्यू पता नहीं n-1, d की वैल्यू दे रखी है आपकी 9। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9n-9, राइट। अब हम जिसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 350 माइनस 17, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 3 3 3 3 3, ठीक है। 9n-9, अभी 9 को इधर लेके आओ, +9
इज इक्वल टू 9n, फिर 9, 10, 11, 12, 314, 342 इज इक्वल टू 9n, 342 अपॉन 9 इज इक्वल टू n। तो क्या आएगा 72। देखो 9 से जब आप इसको काटोगे तो 9 3 जा 27 और 72, 9 8 जा 72, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी 38। चलो फिर से देख लेते हैं, नहीं समझ में आया तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझा। फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है एपी की वो है 17 और 350, फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, राइट। फिर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। आपसे पूछा है कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, n की वैल्यू नहीं दे रखी, आपको निकालनी है, राइट। व्हाट इज देयर सम, सम यानी एसएन वो भी नहीं दिया हुआ, दो चीजें निकालनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हमें अगर यहाँ हम सम वाला फॉर्मूला ले लेते हैं मान लो, तो हमारा दो चीजें हो जाएंगी जो मिसिंग होगी। हम निकालेंगे कैसे अगर हमें दो दो चीजें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाला फॉर्मूला देखते हैं और उसमें ये समझते हैं कि शायद उसमें से हमारा एक ही चीज मिसिंग हो और हम वो आसानी से निकाल पाए। तो हम देखते हैं कि ए एन यानी एक टर्म लास्ट की दे रखी है आपकी 350 और फर्स्ट टर्म दे रखी, दो चीजें मिल गई। एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, डी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब एक तो हमारा इसमें से निकल आएगा, है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हमने जब इसमें वैल्यूज पुट की और इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू निकली 38। समझ आई इतनी बात, n की वैल्यू 38 निकल आई। अब आ जाओ इस फॉर्मूले पे, अब हम इसमें पुट करेंगे, इतना ही दिमाग लगाना है आपको एग्जाम में और फटाफट निकल आएगा आपका क्वेश्चन। आप सोचो कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप तो सोचते ही रह जाओगे कि करें क्या, उसमें तो टाइम चला जाएगा। फटाफट करना होता है आपको, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ आएगा नहीं। तो अब n की वैल्यू क्या निकली 38, d की वैल्यू क्या थी आपकी 9 थी, a1 क्या दिया हुआ था 17, an यानी लास्ट टर्म क्या देखे रखी थी आपको 350। फॉर्मूले में पुट करते हैं और आपको निकालना क्या है, एसएन निकालना है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं कौन सा वाला, a1 प्लस an यानी कि लास्ट टर्म, तो एसएन निकालना है। n की वैल्यू क्या निकली है 38, 38 अपॉन 2, a1 की वैल्यू क्या है 17, फिर an की वैल्यू क्या है 350। इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करोगे 7 6 3, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सम होता है तो बड़ा ही निकलता है, ये समझ के चलना। और ये 6, तो आपकी जो सम निकलेगा आपका 6 9 और 7 3, राइट। देख लो इसको, समझ में आया। कैलकुलेशन में ध्यान देना, एक भी प्लस माइनस इधर इधर हुआ, एक नंबर इधर उधर गया तो आपका क्वेश्चन सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, समझे। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना और अपना कंसंट्रेशन ब्रेक मत करना, इधर उधर ध्यान मत देना, अपनी नोटबुक में ध्यान लगा के अपना ही काम करना, आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये और सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दो तीन सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, नोट्स मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। ये चैप्टर खत्म करने के बाद वो होमवर्क आप जरूर कर लेना, उसके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, विच टर्म ऑफ द एपी 4 9 14 इज 94। अच्छा एक चीज और है, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपको पता करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला और आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको उसका सम पता करना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है n+1 ब्रैकेट में और नीचे 2। तो उससे आप जैसे आपका
इसको लिख सकते हो सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है Sn, इसका अगर सम निकालना है तो n+1 अपॉन 2। मान लो कि आपको पता करना है कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में रखोगे। तो n की वैल्यू क्या है आपकी 1000 है, तो इसका सम निकलेगा 1000 +1 अपॉन 2। तो ये क्या है आपका 1000 इंटू 1001 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू निकलेगी 500500। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब जो आगे के जितने भी नंबर्स हैं, अगर आपको उनका नंबर दे रखा है कि पहले 1000 नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर, 100 नेचुरल नंबर, 100 पॉजिटिव इंटीजर, 500 जो भी देके रखा है, n की वैल्यू वही रख के आप इसको सॉल्व करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला है जो आपको लिख लेना है। आप क्या करो, एक पेपर में सारे फॉर्मूलेज लिख लो, आप अपनी एक नोटबुक जरूर बनाओ जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी हैंडराइटिंग में जितना आपको समझ में आया है, जितना आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लिख डालो। ठीक है, जैसे फर्स्ट 3 जो आपका एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें पहली 3 टर्म्स आपको सॉल्व करनी है, जिसमें मैंने a-d, a और a+d लिखा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें जैसे मैंने ट्रिक यूज की है, तो आप वो चीजें आप नोट करके रख लोगे तो आपको एंड टाइम पे जरूर काम आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सारे चैप्टर रिवाइज किए, अब बोर्ड के एग्जाम में सारे ही चैप्टर्स आते हैं, है ना, कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, तो इतने सारे चैप्टर रिवाइज करते समय इस टाइप की इंपॉर्टेंट चीजें आपके माइंड से निकल ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो तो सारे एक नोट्स बना के एक नोटबुक में रख लो, तो वो आपको एंड टाइम पे, रिविजन के टाइम पे बहुत काम लगेगा। चलो अब आगे आते हैं। चलो, विच टर्म ऑफ एपी 4n14 इज 94? कौन सी टर्म एपी की 94 है? क्या निकालना है इसमें? देखो फर्स्ट टर्म आपके दे के रखी है a1 इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन है ये, ब्लू कलर से लिख रही हूं इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाना। फर्स्ट टर्म है a1 4 है, राइट। आपको बताना है कि 94 कौन सी टर्म है, तो क्या निकालना है? डी तो आपको दिया हुआ है 9 - 4 या फिर 14 - 9, कुछ भी करके देखो, तो आपका क्या निकलेगा 5 निकलेगा, राइट। तो आपका डी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, +5, 5 प्लस करते जा रहे हैं। अब आप अगर ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो, इसको देखो लिख के देख लो, a1 + n-1 d। तो a1 क्या है आपका 4 है, प्लस an क्या है, विच टर्म ऑफ द AP, ठीक है, an इज 94, तो an क्या हुआ 94, कौन सी टर्म 94 है यही पता करना है। अब d की वैल्यू 5 है, क्या नहीं पता, n नहीं पता, कौन सी टर्म है वो नहीं मालूम है, राइट। आपको पता है कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स देके रखी हो, मतलब कौन सी टर्म है, an की जो वैल्यू आप यहाँ रखते हो, तो जो वो वाली टर्म है वो n की वैल्यू यहाँ रखते हो। अभी हमने पीछे काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, राइट। तो हम n की वैल्यू अगर डालना चाहें तो हम यहाँ से ढूंढेंगे और हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही, 94 दिया हुआ, ये नहीं पता है कि वो कौन से नंबर की टर्म्स है। तो हमको क्या निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 94 कौन से नंबर पे आ रहा है वही हमें निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 94, 4 इधर आ जाएगा तो -4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 5n - 5, फिर ये आएगा 90 + 5 इज इक्वल टू 5n, तो ये निकल आएगा आपका 95 इज इक्वल टू 5n, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 5 9 जा 45 इज इक्वल टू n। कौन से नंबर की टर्म है 94? 19th नंबर की टर्म है। इस एपी को अगर आगे बढ़ाते जाओगे तो 19 नंबर पे 94 आएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा है और ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? ये भी आपका PYQ था, 2023 में पूछा गया है। 2025 के लिए 23 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सॉल्व कर लेना। लास्ट ईयर का पेपर आपको इसीलिए देखना है कि आपको पता लग जाए कि रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है।
आपके पेपर में, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन और है, आपको ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 10 देके रखी है, डी -2 देके रखा है, एन आपको 8 देके रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको किसमें डाल देना है, ए एन की वैल्यू इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 और डी। इसमें आप ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू 10 पुट करोगे और n की वैल्यू 8, 8 - 1, d की वैल्यू -2। सॉल्व करने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं है ना, बैठे होते तो बोलते नहीं है, क्योंकि समझ में आ गया होगा। 7 2 जा 14, ये आ जाएगा -4। गिन के देखते हैं कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है। a की वैल्यू 10 यानी फर्स्ट टर्म 10 होगी, 10 के बाद में 8, अगर आप 2 माइनस करोगे, 2 माइनस करते चलो क्योंकि d -2 है। 8 के बाद में 6, 6 के बाद में 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, -2 के बाद -4। 8th टर्म क्या हो गई, -4। नंबर ऑफ टर्म्स 8 थी, तो 8th टर्म आपकी -4 होगी। यही आपका आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लिया फटाफट। क्विकली ब्रश अप करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये समरी है। ए एन की वैल्यू जो हमने अभी तक यूज की है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका। थोड़ा सा कट हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अब Sn की वैल्यू n/2 2a प्लस n-1d, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला n/2 a प्लस n, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। देन d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a2 - a1 या a3 - a2, जो मैंने आपको शुरुआत में सिखाई, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, वो क्या था, n + 1/2, राइट। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 50 पॉजिटिव इंटीजर, 500, 1000, कितने भी पॉजिटिव इंटीजर दिए हो या नेचुरल नंबर दिए हो, आप आसानी से उनका सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्विकली एक क्विज सॉल्व करने वाले हैं। एक क्विज दे रही हूं आपको, फटाफट सॉल्व करो। इसके भी आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। आप अपना चैप्टर खत्म करने के बाद आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नॉलेज को चेक कर लो, क्विकली ब्रश अप कर लो। सारे फॉर्मूलेज मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, फाइंड A15 इफ A इज इक्वल टू 3, मतलब A1 3 दिया हुआ है, D4 दिया हुआ है। कौन सी टर्म AP की 81 होगी, सम निकालना है फर्स्ट 25 टर्म्स का, जिसमें A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 2 है। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन में ये पता करना है कि क्या ये एपी में है। ये क्विक क्विज है, फटाफट कर लो। उसके बाद आंसर आप कहाँ पे देख लोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके आंसर्स देख लो और चेक कर लो कि आप सही हो कि नहीं, चैप्टर पूरी तरह समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब हम कब मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।